नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज तीसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है और हर बार की तरह आज भी हम आपको उन 93 सीटों पर लेकर जाएंगे जहां हमारे रिपोर्टर्स आज दिन भर पोलिंग स्टेशंस पर, पोलिंग बूथ्स पर मौजूद रहे, वोटर्स से मिलते रहे, माहौल को भांपते रहे। आज हम अब तक के चुनाव का सबसे बड़ा एग्जिट विश्लेषण करेंगे, लेकिन इस चुनाव को अगर एक फिल्म की तरह देखें तो इस फिल्म का फर्स्ट हाफ आज खत्म हो चुका है। अब इंटरवल के बाद सेकंड हाफ शुरू होगा। आज हम आपको बताएंगे कि इस चुनावी फिल्म के इंटरवल तक की कहानी क्या कहती है। इस फिल्म में कांटे की टक्कर है, रोमांच है, सस्पेंस है, या फिर ये एक ऐसी फिल्म है जिसकी कहानी और डायलॉग्स लोगों को पहले से ही रटे हुए हैं, यानी सब जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक बड़े बड़े चुनाव एक्सपर्ट्स और आम जनता सिर्फ बीजेपी की सीटों का अनुमान लगा रहे हैं और यह तय करने में लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कितनी सीट जीत पाएंगे। बीजेपी की 370 सीट आएंगी, 350 आएंगी, 300 आएंगी या उससे कम आएंगी। यानी सारा चुनावी गणित प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन आप खुद जरा आज यह सोचिए कि क्या किसी ने भी यह पता लगाने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीत रही है या फिर इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आएंगी। लोग बीजेपी का तो तमाम हिसाब किताब लगाकर बैठे हैं, लेकिन थोड़ा हिसाब किताब इंडिया गठबंधन का भी लगाइए। आज हम आपको बताएंगे कि इस चुनावी फिल्म के फर्स्ट हाफ में बीजेपी की सीटें अगर 10% कम हो जाती हैं तो क्या होगा। पिछली बार जितनी ही रहती हैं सारी सीटें इस बार, तब क्या होगा। और अगर पिछली बार से बीजेपी 10% ज्यादा सीटें जीतेगी तब क्या होगा। लेकिन यह सारा हिसाब किताब लगाने के बावजूद नतीजा एक ही निकल रहा है और वो आप खुद सोच लीजिए क्या नतीजा है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि लगातार तीसरे चरण में भी हमारे देश में पिछली बार से कम मतदान हुआ है। आज शाम 7 बजे तक तीसरे चरण में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर 62% वोटिंग हुई है, 62%, जो पिछली बार से लगभग 8% कम है। पिछली बार यानी 2019 में इन्हीं 93 सीटों पर 70.4% वोटिंग हुई थी। दोनों आंकड़े आपके सामने हैं। आज है 62%, 2019 में था 70%। ये आंकड़े शाम 7 बजे के हैं, इसलिए ये वोटिंग परसेंटेज अभी 3 से 4% कम से कम और बढ़ सकता है और इस हिसाब से भी तीसरे चरण में 65 से 66% के आसपास वोटिंग रहने की संभावना है। पूरे देश में सबसे ज्यादा 75.5% वोटिंग असम में, 74.45% गोवा में, 74% पश्चिम बंगाल में, 69% कर्नाटक में, 67% छत्तीसगढ़ में और 63.5% मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई है। जबकि पूरे देश में सबसे कम 55% वोटिंग महाराष्ट्र में, 56.5% बिहार में, 56.6% वोटिंग गुजरात में और 57.5% वोटिंग उत्तर प्रदेश में हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक किसी भी चरण में पिछली बार से ज्यादा मतदान नहीं हुआ है। पहले चरण में 102 सीटों पर 66.1% वोटिंग हुई थी, जो पिछली बार से 6.11% कम थी। फिर दूसरे चरण में 88 सीटों पर 66.7% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 5.75% कम थी। और आज भी 93 सीटों पर अंतिम आंकड़े आने तक 65 से 66% के बीच वोटिंग होने की संभावना है, जो पिछली बार से लगभग 5% कम होगी। अभी तक अगर आप देखें तीनों चरणों में वोटिंग 2019 के मुकाबले लगभग 5 से 6% कम रही है। हालांकि अगर हम इन्हीं आंकड़ों की तुलना वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से करें तो उस समय इन्हीं सीटों पर 65.1% मतदान हुआ था, जबकि इस बार भी उतना ही मतदान हो रहा है जितना 2014 में हुआ था। और इससे यह पता चलता है कि इस बार हमारे देश में लोग उसी अनुपात में वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं जितने वर्ष 2014 में बाहर निकले थे। और वर्ष 2014 में जब देश में 66.4% वोटिंग हुई थी,
तब बीजेपी 282 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। जबकि वर्ष 2019 में जब 1% वोटिंग बढ़ गई 67.4% वोटिंग के साथ, तब बीजेपी ने 303 सीटें जीती और कांग्रेस ने 52 सीटें जीती। यानी 2019 में वोटिंग भी ज्यादा हुई, बीजेपी को भी ज्यादा सीटें मिली और कांग्रेस को भी ज्यादा सीटें मिली। आज तीसरे चरण की वोटिंग के साथ जब देश की 52% लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरे हो चुके हैं, तब हम आपको आज यह बताएंगे कि इस बार एनडीए 400 पार होगा या नहीं, क्योंकि अब इस फिल्म का फर्स्ट हाफ समाप्त हो चुका है। अब आपको एक अंदाजा आ जाएगा। आज हमने आपके लिए 3 स्थितियां निकाली हैं और आपको आज हम यह बताएंगे कि अगर पिछली बार से बीजेपी की 10% सीटें कम हो जाती हैं या 10% सीटें बढ़ जाती हैं या फिर पहले 3 चरणों में वो पहले जैसा ही प्रदर्शन दोहराती है बीजेपी, तो वो इस बार कितनी सीटें जीतेगी और क्या एनडीए इस बार 400 पार जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब तक के पहले 3 चरणों में भारत की 282 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से पिछली बार 163 सीटों पर बीजेपी और 37 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। अगर बीजेपी इस बार भी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराती है तो उसे पहले 3 चरणों की 282 में से 163 सीटों पर जीत मिल सकती है, अगर सब कुछ पिछली बार जितना हो। और अगर उसे 370 सीटें जीतनी है तो फिर बीजेपी को अब बाकी के शेष 4 चरणों की 260 सीटों में से 207 सीटें जीतनी पड़ेंगी और बहुमत के लिए 260 में से 109 सीटें जीतनी होंगी। जबकि पिछली बार बीजेपी ने इन 260 में से 139 सीटें जीती थीं और तब जाकर वो 303 सीटें जीत पाई थी। इसी तरह अगर पहले 3 चरणों में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहता है और उसकी सीटें 10% बढ़ जाती हैं, तो इस हिसाब से बीजेपी को पहले 3 चरणों की 282 सीटों में से 179 सीटें मिल सकती हैं, 179, और इसके बाद 370 सीटें जीतने के लिए उसे बाकी की 260 में से 190 सीटें जीतनी पड़ेंगी। यानी अगली 260 सीटें जो अभी अनलॉक्ड है उनमें से 190 सीटें जीतनी होंगी, जबकि बहुमत के लिए 260 में से उसे सिर्फ 93 सीटें जीतनी होंगी। अगर 272 का ही आंकड़ा लेना है तो अब बीजेपी को सिर्फ 93 सीटों की आवश्यकता और है। लेकिन मान लीजिए अगर वर्ष 2019 की तुलना में पहले 3 चरणों में बीजेपी की 10% सीटें कम हो गई और बाकी के 4 चरणों में भी बीजेपी की 10% सीटें ऐसे ही घट जाती हैं, तो भी वो 272 सीटें जीतकर बहुमत हासिल करने की स्थिति में आ जाएगी। पहले 3 चरणों में 10% सीटें अगर कम हो गई तो उसे 282 में से 147 सीट मिलेंगी और अगर बाकी के शेष 4 चरणों में भी बीजेपी की ऐसे ही 10% सीटें कम होती चली गई तो उसे 260 में से 125 सीटें मिलेंगी, 260 में से 125। और अगर हम इन 147 और 125 सीटों को जोड़ लें तो यह आंकड़ा बनता है 272, जो बहुमत का वही जादुई आंकड़ा है जिससे बीजेपी तीसरी बार अपने दम पर सरकार बना सकती है। तो देखिए ये 3 हमने आपके लिए स्थितियां देखी हैं, लेकिन इनके नंबर अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि इन तीनों स्थितियों में आप पूरा हिसाब किताब लगा लीजिए, नतीजा एक ही निकलता है और नतीजा ये निकल रहा है कि कैसे भी, चाहे कम हो, ज्यादा हो या बराबर हो, बीजेपी शायद सरकार बनाने में अपनी कामयाब होती हुई बहुत आराम से दिखाई दे रही है। एक और बड़ी बात यह है कि अभी तक जो फर्स्ट हाफ का चुनाव है वो क्या कहता है, इसका एग्जिट विश्लेषण अगर हम आपके लिए आज करें तो अगर इस बार के लोकसभा चुनाव को आप एक फिल्म के रूप में देखें तो उस हिसाब से इस फिल्म का फर्स्ट हाफ आज समाप्त हो गया और अब इंटरवल के बाद इस फिल्म का सेकेंड हाफ 13 मई को शुरू होगा। और ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ में पूरी फिल्म प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द घूम रही थी, वही इस फिल्म के हीरो हैं और कोई भी गारंटी के साथ यह नहीं कह सकता कि इस फर्स्ट हाफ में कांग्रेस और विपक्षी दलों का गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रहा है। यह बात सही है, सोशल मीडिया पर तो कड़ी टक्कर दी है, यह बात सही है, यूट्यूब पर कड़ी टक्कर दी है, लेकिन पोलिंग बूथ पर कड़ी टक्कर दी है या नहीं, इसमें कुछ शक है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पहले 3 चरणों में विपक्षी दलों ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को बराबर की टक्कर दी है, उन लोगों से आज हमारा सवाल यह है कि क्या वो हमें यह बता सकते हैं कि इस बार कांग्रेस चुनावों में कितनी सीटें जीत रही है।
या फिर विपक्ष का इंडिया गठबंधन चुनावों में कितनी सीटें जीत रहा है? आपके पास शायद इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में जितने भी चुनाव के विश्लेषक हैं, जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैं या आम जनता भी है, किसी ने भी अब तक इस बात का विश्लेषण किया ही नहीं है। पूरी जो चीरफाड़ हो रही है, विश्लेषण हो रहा है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है। अब तक के चुनाव में सारे विश्लेषण बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हुए हैं, जिसमें एक्सपर्ट से लेकर आम लोग, यहां तक कि विपक्षी नेता खुद भी सिर्फ यह बता रहे हैं कि बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी। बीजेपी की सीटें 370 आएंगी, 350 आ रही हैं, 303 आ रही हैं, 280 आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, पूरा कैलकुलेशन हिसाब किताब सिर्फ बीजेपी को लेकर है। लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं है कि इस बार राहुल गांधी कांग्रेस को कितनी सीटें जिता रहे हैं, या विपक्ष का इंडिया गठबंधन इन चुनावों में कितनी सीटें जीत रहा है। बीजेपी के लिए तो बहुत सारे आंकड़े बाजार में चल रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ नहीं है। हकीकत तो यह है कि पिछली बार कांग्रेस ने देश की 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से लगभग 12% यानी 52 सीटों पर उसे जीत मिली थी। 12% सीटें जीती। लेकिन इस बार कांग्रेस अपने इतिहास की सबसे कम सिर्फ 328 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और अगर वो अपने पिछले प्रदर्शन को ऐसे के ऐसे ही दोहराने में कामयाब होती है तो वो सिर्फ 40 सीटें ही इस बार जीत पाएगी। 40 सीट्स, अगर सब कुछ पहले जैसा रहे तो। इससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस बीजेपी को बराबर की टक्कर देने का दावा कर रही है, जबकि सच्चाई हकीकत में वो बीजेपी के बराबर सीटों पर चुनाव तक नहीं लड़ पा रही। बीजेपी 410 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस 328 पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए बराबरी का तो कोई सवाल ही नहीं है। तीसरी बात, इस फर्स्ट हाफ में प्रधानमंत्री मोदी का विंटेज रूप देखकर बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो वोटर हैं, जो बीजेपी के पक्के डेडिकेटेड वोटर्स हैं, ये दोनों ही बहुत खुश हैं और उत्साहित हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहला चरण था मतदान का, उसमें सिर्फ मोदी की गारंटी की बात की, सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। लेकिन पहले चरण को खत्म होते ही उन्होंने अपना गियर शिफ्ट कर लिया। उसके बाद उन्होंने वो सारी बातें कही जो कि एक मोदी का जिससे पुराना रूप याद आता है, और ये वो रूप है जिसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। प्रधानमंत्री मोदी की जो स्वाभाविक राजनीति है और जिस राजनीति के लिए उन्हें पसंद किया जाता है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वही विंटेज रूप प्रधानमंत्री मोदी का अब तक के चुनावों में पहले चरण के बाद दिखाई दिया है। और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने परफेक्ट टाइमिंग के साथ चुनावों में एक ऐसा शॉट लगाया, यानी अपना शॉट ऐसे समय में उन्होंने बदल लिया जिसकी वजह से वापस बीजेपी इस गेम में आ गई। और ये जो शॉट है, ये ऐसा उन्होंने खेला कि बॉल उनके बैट के बीचों बीच जाकर लगी है। और चौथा पॉइंट यह है कि इस बार कुछ लोग सोशल मीडिया को देखकर चुनावों में पार्टियों की हार और जीत का अनुमान लगा रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया जमीनी सच्चाई के बारे में कभी भी ठीक से बताता नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी राय इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो देखते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पर कितने व्यूज आ रहे हैं, यूट्यूब पर कितने व्यूज आ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के व्यूज और जमीन पर आने वाले वोट अलग अलग होते हैं। इसलिए बहुत सारे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, वो सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है, कई बार उससे प्रभावित होकर अपनी राय बना रहे हैं। और हो सकता है कि सोशल मीडिया पर जो आपको देखने और सुनने को मिल रहा है वो जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग हो। अब आज तक के तमाम रिपोर्टर्स पोलिंग बूथ से अपना आंखों देखा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए अब आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर बैठिए और वो सब आपको ये बताएंगे कि आज की वोटिंग में किसका माहौल था। इस समय मध्य प्रदेश के विदिशा से अशोक सिंघल, गुना से रवीश पाल सिंह, बिहार के मधेपुरा से रोहित सिंह, गुजरात के गांधीनगर से ब्रिजेश दोषी, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से समर्थ श्रीवास्तव, बदायूं से कुमार अभिषेक, महाराष्ट्र के बारामती से विद्या, छत्तीसगढ़ के रायपुर से सुमी केवल पटेल, कर्नाटक के कुलबर्गी से अनघा और पश्चिम बंगाल के मालदा से सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। यह रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम है इस समय भारत के टेलीविजन पर। विदिशा से अशोक सिंघल से मेरा पहला सवाल होगा। अशोक, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने पिछली बार 28 जीती थी, एक को छोड़कर। कुछ महीने पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में चुनाव जीतकर सरकार भी बनाई और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। अब मध्य प्रदेश में लोग जब वोट करने के लिए आ रहे हैं तो ये सब मुद्दे थे पहले।
आप खुद विदिशा में थे जहां शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार यह सुस्ती क्यों नजर आ रही है और आज आपने दिन भर क्या देखा? देखिए, सुस्ती की अगर बात की जाए, इसके पीछे कोई ऐसा कारण नहीं है, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ही सुधीर, शहरी वोटर जो है जनरली बहुत कम निकलता है, आराम से निकलता है, लेकिन गाँव में देखा गया कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी पहले की तरह। और पिछली बार और 2014 की बात की जाए, थोड़ा उत्साह था लोगों में। इस बार ये बात सच है, उतना उत्साह नहीं है वोटों को लेकर के, क्योंकि पहले फेज और सेकंड फेज में भी उतना जो पोलिंग प्रतिशत नहीं हुआ जितना पहले हुआ था। और इस बार भी ऐसे ही आंकड़े अभी तक आए। हालांकि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के कुछ दिनों के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने आंकड़े जारी किए, उसमें कुछ प्रतिशत 6% के करीब ज्यादा आंकड़े सामने आए। और इस बार भी एक दो दिन के बाद या जब भी इलेक्शन कमीशन जारी करेगा तो उसमें फिगर कुछ और बढ़ सकता है, कुछ प्रतिशत और बढ़ सकता है। लेकिन सुधीर, मैंने कई जगह ये भी देखा कि लाइनें लगी हुई थी। अगर गांव ग्रामीण इलाके थे या छोटी जगह थे, शहरी इलाकों में थोड़ा कम था, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये कम वोट होना किसी के खिलाफ जा रहा है या किसी के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि ये बार बार हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। पहले फेज में भी चर्चा की, सेकंड फेज में भी चर्चा की। और जहां तक मुद्दों की बात है सुधीर, लाडली बहना, चाहे वो विधानसभा के चुनाव थे या लोकसभा के चुनाव है, विदिशा में मैंने देखा आज भी तो लाडली बहना वाले जो शिवराज सिंह चौहान है वो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं जहां आप खड़े हैं, तो क्या उन्हें पूरा फायदा मिल रहा है इसका वहां? जी जी, देखिए, लाडली बहना के साथ साथ सुधीर, प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है, जो विकसित भारत की बात है, मोदी की एक जो छवि है, मोदी का जो नाम है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो तमाम चीजें भी शिवराज सिंह ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में बाकी कैंडिडेट को भी फायदा हो रहा है उसका। और शिवराज सिंह चौहान जो है, अगर उनका रथ है, चुनावी रथ है, उसके ऊपर लाडली बहनों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के जो गारंटी है उसका भी चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले तो वो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियों का चर्चा करते हैं, उनकी योजनाओं की चर्चा करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। लाडली बहनों का क्योंकि उन्होंने स्कीम शुरू की थी, उसका बेनिफिट तो है यहाँ पर, विधानसभा चुनाव में फायदा हुआ। लेकिन मोदी का नाम, सबसे बड़ा नाम बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए है और उसको वो लेकर आगे चल रहे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है, शिवराज सिंह चौहान भी ये बार बार दावा कर रहे हैं कि इस बार 28 नहीं बल्कि 29 की 29 सीटें वो जीतेंगे। और शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये कहा था उसके बाद कि वो 29 की 29 सीटें इस बार केंद्र सरकार को, मोदी जी को, बीजेपी को जीत के दिलवाने वाले हैं, उसके लिए वो काम करेंगे। और शिवराज सिंह चौहान की ये जो सीट है विदिशा सुधीर, मैं बोलना चाहता हूँ 89 के बाद ये बीजेपी का गढ़ है। हालांकि जनसंघ के जमाने से 1966-67 में भी जनसंघ ने ये सीटें जीती थी, सिर्फ दो बार 1980 और 84 में। ऐसा लगता है कि जो आपके हिसाब से आपके हिसाब से जी बहुत मजबूत नजर आ रही है। अशोक, मैं अब गुना लेकर चलना चाहता हूं अपने दर्शकों को। गुना से हमारे साथ रविश पाल सिंह हैं और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह इलाका है। रविश, आप हमें बताइए कि वहां से आपको मध्य प्रदेश की ये पूरी राजनीति और जहां जहां आज मतदान हुआ है ये कैसा दिख रहा है? देखिए सुधीर जी, जब हम बात करते हैं मुद्दों की, तो विधानसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं मध्य प्रदेश में, उसमें 163 सीटें भाजपा को आई थी। तो हाल ही में जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जब अपनी सरकार बनाई, तो उसके कुछ ही महीनों बाद हुए लोकसभा चुनाव में जनता का मूड बदलेगा या जनादेश बदलेगा, इसके आसार गुना में भी आज कम ही दिखे। मैं गुना लोकसभा सीट पे हूं, यहां पे कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 6 विधानसभा सीटों पे भाजपा ने जीत दर्ज की थी हालिया विधानसभा चुनावों में। हालांकि तब के मुद्दे अलग थे, लेकिन आज जब हम सुबह 6 बजे मतदान केंद्रों पे पहुंचे और 7 बजे से जब पोलिंग शुरू हुई, तो तब से लेके पोलिंग खत्म होने तक तमाम मुद्दों के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा था सुधीर जी, वो था प्रधानमंत्री कौन होगा। जितने भी लोग वोट डालने आज आ रहे थे, उनके मन में सवाल यही था कि आज जब वो वोट डालेंगे तो उनके वोट से प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। और मुझे लगता है कि जब वो ये सोच करके वोट डाल रहे थे, तो जो विदिशा का हाल है, जो मध्य प्रदेश की ज्यादातर सीटों का हाल है, वही आज गुना का भी देखने को मिला है। 3 प्रमुख मुद्दे थे जिसपे आज जनता खुल करके बोल रही थी। वोट देने के बाद उन्होंने कहा कि भगवान राम का मंदिर बनना उनके लिए कहीं ना कहीं एक सपने के पूरे होने जैसा था। बड़ी संख्या में बुजुर्ग जो वोटर्स थे, उनके मन में इस बात को लेकर अगाध श्रद्धा थी और वो इस बात को लेकर तो एक फैक्टर राम मंदिर हो गया, मैं समझ गया, एक फैक्टर राम मंदिर हो गया, और 2 फैक्टर कौन से थे? जी, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था कि मध्य प्रदेश में
विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना का जबरदस्त फैक्टर था जो सामने आया और उसकी वजह से बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की। जी, लोकसभा चुनाव में भी वो कई विधानसभाओं के हिसाब से अगर देखे जाए तो हर विधानसभा में 10 से 15 हजार वोट इसके नाम पे पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, जब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, वही नारा लोकसभा चुनाव में भी दिख रहा है। एक लोग रवीश एक सवाल, जितनी सीटें बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पिछली बार जीती थी, क्या उतनी ही जीत रही है बीजेपी इस बार भी? कम तो नहीं होगी या बराबर होगी या नुकसान हो रहा है? देखिए सुधीर जी, अगर अभी तक के हम आंकड़ों पे नजर डालें, अभी तक का जो वोटिंग का प्रतिशत रहा है और आज जो ये थोड़ा सा बड़ा है पिछले चरण के मुकाबले में, इसमें जो वर्तमान स्थिति है, जहां पे वही वर्तमान स्थिति जो है वो बनी हुई दिखाई दे रही है, यानी कोई बहुत बड़ा फेरबदल होगा। मैं समझ गया आपकी बात, कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं है। और पिछली बार की तरह इनका, हमारे जो मध्य प्रदेश में हमारे जो 2 संवाददाता हैं हमारे साथी जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हो सकता है उतनी ही सीटें बीजेपी को मिलें जितनी पिछली बार थी, यानी एक ही सीट पिछली बार बीजेपी हारी थी, इस बार भी ऐसा ही लगता है। अब आपको जरा दक्षिण की तरफ लेकर चलते हैं और बेंगलुरु से हमारे साथ अनघा है। अनघा, आज का दिन आपकी नजर से कर्नाटक के लिए कैसा रहा और आप आज के इस गेम को बीजेपी के पक्ष में डालेंगी गेंद को या फिर कांग्रेस के पक्ष में? और ये जो प्रज्वल रेवन्ना का मुद्दा था, क्या उसका असर आज आपको दिखाई दिया? जी, जब लास्ट टाइम पोलिंग हुआ था इन 2019, वहां हवा था पूरे बीजेपी की तरफ। बीजेपी 125 सीट्स और कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट को जीत लिया जो बेंगलुरु रूरल है, और एक सीट जो जेडीएस ने जीत लिया जो प्रज्वल रेवन्ना था सिटिंग एमपी। और अभी दिस टाइम अभी कांग्रेस ने जो असेंबली इलेक्शंस को जीत के जो 5 गारंटीज जो थे उनको इम्प्लीमेंट करके अभी हवा ये दिख रहा है कि इस बार कांग्रेस ने भी बहुत टफ फाइट दे रहा है कांग्रेस को। जस्ट लाइक 2019 जहां सब इन फेवर ऑफ बीजेपी की था, वो दिस टाइम नहीं है। कांग्रेस ने भी इक्वल फाइट दिया है और दिस टाइम हमें ये महसूस हो रहा है कि पिछले की तरफ व्हेन कांग्रेस जस्ट वन 1 सीट, इस बार जरूर और मतलब क्लोज टू 10 सीट्स जीतेंगे करके बहुत सारा पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ द 5 गारंटीज जो सिद्धरामैया ने, जो चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने दिए थे, जो शक्ति स्कीम था, बस में महिलाओं को उचित जाने के लिए स्कीम, और फिर 2000 रुपीज इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ वुमेन, और एक और चीज जो था जो युवा निधि, गृह ज्योति जो है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी इन द हाउस होल्ड्स। तो ये सब 5 गारंटीज ने बहुत बड़ा असर दिया है, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स। 30 सेकंड में मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया था, क्या इसका कर्नाटक पर कोई असर हो रहा है बीजेपी के पक्ष में या विपक्ष में? जी, अभी नॉर्थ कर्नाटका को लेके वहां थोड़ा असर हो रहा है, क्योंकि बेंगलुरु में जो हनुमान चालीसा का फाइट हुआ था, या हुबली में नेहा हिरेमठ का वो कम्युनल कलर दिया हुआ था, तो ये सब नॉर्थ कर्नाटका में बहुत बड़ा असर लग रहा है, क्योंकि पूरे कर्नाटका में ये जो नॉर्थ कर्नाटका है वहां बहुत कम्युनली सेंसिटिव है, तो ये सब कम्युनल मुद्दाओं नॉर्थ कर्नाटका में असर पड़ेगा। जी ठीक है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में है, वहां कोई ज्यादा फाइट नहीं मिल रही है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी को बहुत अच्छी तगड़ी फाइट मिल रही है कांग्रेस से, और अगर बीजेपी को कहीं से कुछ नुकसान हुआ तो वो कर्नाटक से हो सकता है। अब चलते हैं बिहार के मधेपुरा से रोहित सिंह हमारे साथ हैं। और रोहित, आपसे मैं यही जानना चाहूंगा, आज का दिन आप किसके पक्ष में देंगे? आज का दिन बीजेपी के पक्ष में है या इंडिया गठबंधन के पक्ष में है? सुधीर जी, देखिए, आज का दिन जो अगर हम बात करें तो 5 सीटों पर तो आज मतदान हुआ ही है। सीमांचल के इलाके थे और कोसी का इलाका था, लेकिन आज जो बड़ा कह सकते हैं बवाल लालू प्रसाद के उस बयान से हुआ, उसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को जरूर मिल रहा है, क्योंकि जो टाइमिंग थी आज लालू प्रसाद के उस बयान की, जहां पर उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की वकालत की और एक तरीके से कहा पूरा मिलना चाहिए। अब पूरा का क्या मतलब होता है? क्या 15% अगर आबादी है देश में, तो क्या 15% मुस्लिम आबादी मिलने को आरक्षण मिलना चाहिए? तो इस मौके को
तुरंत जो है बीजेपी ने लपका और जो बड़े नेता जहां पर भी थे, प्रधानमंत्री से लेकर चाहे अमित शाह हो या जो बड़े नेता जहां पर भी थे, उन्होंने लालू के इस बयान को तुरंत लपका और उसके बाद आरोप लगाना शुरू किया कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। और नतीजा ये हुआ सुधीर जी कि आखिरकार 1-1.5 घंटे के अंदर में लालू प्रसाद को अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा। उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा ये बताते हुए कि उन्होंने जो बात कही थी वो धर्म आधारित आरक्षण की बात नहीं कही थी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति को लेकर जो है आरक्षण की बात कही थी। यानी कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की लालू ने, लेकिन जब तक वो डैमेज कंट्रोल कर पाते तब तक डैमेज हो चुका था और बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। और मैं आपको यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि अब इस बयान को जो है बीजेपी अगले 4 चरण तक भी जो है वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ जो है वो तो आज का दिन एडवांटेज एनडीए है या एडवांटेज इंडिया है? बिल्कुल, देखिए लालू के बयान के बाद तो मैं कहूंगा कि एडवांटेज इस वक्त एनडीए ही नजर आ रहा है, क्योंकि जिस त्वरित कार्रवाई जो की एक तरीके से मैं कहूं बीजेपी ने, जो बयानों की एक झड़ी सी आ गई, चाहे वो पटना से लेकर दिल्ली तक है, एक मैसेज तुरंत देश भर में देने की कोशिश की गई कि देखिए इंडिया गठबंधन अगर आएगा तो मुस्लिम आरक्षण जो दिया जाएगा, और ये कहीं ना कहीं ये बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से। जी, अब हम चलते हैं गुजरात के गांधीनगर, जहां हमारे साथ हैं ब्रजेश दोषी। ब्रजेश, गुजरात में तो बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है, प्रधानमंत्री मोदी का, अमित शाह का गढ़ है और स्ट्राइक रेट उनका 100% ही हमेशा रहता है। तो आप गुजरात से हमारी खबर बताइए। और गुजरात में तो मेरे ख्याल से जो चर्चा होगी वो ये है कि पहले से और ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ेगा या नहीं? देखिए सुधीर जी, स्वाभाविक तौर पे सबका यही मानना है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। प्रधानमंत्री का गृह राज्य है और हमेशा प्रधानमंत्री को उतना प्यार दिया है गृह राज्य ने। आज भी जो तस्वीरें सबने देखी हैं वो उसकी एक छोटी सी झलक थी, किस तरह से लोग वहां पे मौजूद थे और प्रधानमंत्री का स्वागत उन्होंने किया। एक वोट देने की एक सिंपल जो प्रक्रिया होती है उसमें भी कितने सारे लोग उनको देखने आए थे, कैसे मिले, और प्रधानमंत्री ने भी उसका प्रत्युत्तर दिया। तो ये गुजरात का प्यार प्रधानमंत्री के लिए हमेशा रहा है और वो आने वाले दिनों में भी दिखेगा। गुजरात जो वोट करता है उसमें सबसे बड़ा एक रीजन होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना, तो ये एक बड़ा मुद्दा गुजरातियों के लिए होता है। तो इसीलिए जो बीजेपी का दावा है, बीजेपी हमेशा कहती रहती है कि हम 26 में से 26 सीटें जीतेंगे, एक निर्विरोध जीत चुकी है और बाकी 25 सीटों पे आज वोटिंग हुआ। हालांकि मत प्रतिशत कम है पिछले मुकाबले की तुलना में। 2019 में ये 64% के करीब था, इस बार 56% अभी 7 बजे के आंकड़ों के मुताबिक है और 12 बजे तक जो है इसमें और 3% का फर्क पड़ेगा, पर फिर भी पिछली तुलना में ये कम है। कांग्रेस इस बार काफी होपफुल है कि उनका खाता खुलेगा, क्योंकि इंडी गठबंधन हुआ था, यहाँ पे भरूच और भावनगर 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई थी और साथ ही कांग्रेस के 3-4 ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं जिनको कांग्रेस वहां पे फाइट में देख रही है। बनासकांठा की बात हो या आनंद की बात हो, ये कांग्रेस के 2 ऐसे जिले हैं जहां पे कांग्रेस 2 लोकसभा सीट पर अपने आप को खुद को फाइट में महसूस कर रही है और साथ ही ये भी आशा रख रही है कि वहां पे उनका खाता खुलेगा। पॉलिटिकल पार्टियां अपनी हार जीत को लेकर हमेशा बहुत कंजर्वेटिव रहती है, पर फिर भी कांग्रेस जो है वो एक तरह से वो कांग्रेस देखती है कि कहां पे प्लस माइनस है, वो ज्यादा ख्वाब में नहीं रहती, पर वो कह रहे हैं कि 4 से 6 सीटों पे उनके फाइट में थे, 2 सीटों पे वो लोग खुद को देख रहे हैं, जीत के आसार उनको लग रहे हैं। पर अभी मतदान के आंकड़े आएंगे, पूरे आंकड़े होने के बाद विश्लेषण होगा, तब स्थिति स्पष्ट होगी। बीजेपी की ओर से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि बाकी की जो 25 सीटें हैं वो हम 25 की 25 जीत रहे हैं। जी बिल्कुल ब्रजेश, बीजेपी फिर से कोशिश करेगी कि 100 में से 100 यानी 100% सीटें बीजेपी वहां से जीत ले। और गुजरात जो है वो बीजेपी के लिए कभी कोई ऐसी चुनौती रहा ही नहीं है। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश, मैनपुरी से हमारे साथ हैं समर्थ श्रीवास्तव। और मैनपुरी में खास बात यह है कि डिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ रही हैं। समर्थ से हम ये जानना चाहेंगे, समर्थ आज का दिन आपने क्या देखा और क्या आज भी आप ये कह सकते हैं कि अभी भी स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए यहां से बदली नहीं है और लोग मुलायम सिंह यादव के परिवार को आज भी उतना ही प्यार करते हैं?
देखिए, मैनपुरी को मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता रहा है और पिछले 28 सालों से वहां पर वर्चस्व भी रहा है। लेकिन अगर आप 2019 का इलेक्शन देखते हैं और मुलायम सिंह यादव का जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें जो वोट प्रतिशत थी वो कम हुई थी। लेकिन अगर आप उसके बाद आते हैं उपचुनाव, जब उनके निधन के बाद होता है, वहां भारी मतों से डिंपल यादव जीतती हैं। 2,90,000 के ऊपर तक का लगभग मत जाता है। वहां पर यह कहा जाता है कि क्योंकि उनका निधन हुआ था तो वहां पर सिंपैथी वोट पूरा डिंपल यादव को शिफ्ट हो गया था, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव की बहू थी। लेकिन शायद अब परिस्थितियां उतनी वैसी नहीं है। जो सिंपैथी वोट था, क्या वो अब कारगर होगा? देखिए, अगर वो कारगर होता है तो जरूर डिंपल यादव यहां जीत सकती हैं भारी मतों से। लेकिन अगर वो वोट उतना कारगर अब नहीं है, या लोग अब जो बीजेपी की तरफ से, आप देखिए राम मंदिर की बात है, वो लोगों में है, जो बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, जो फ्री राशन है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं यूपी में एनालाइज कर पाया हूं। उसका फैक्टर यूपी विधानसभा चुनाव में भी देखा गया था और अभी भी है। नंबर 3 जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है, वो जो इस तरह से यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिफ्ट हुआ, यूपी में इस बार भी उस तरह के चांसेस है। क्योंकि जो पीडीए का नारा अखिलेश दे रहे हैं या राहुल गांधी आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या वो पिछड़ा दलित को समझ में आएगा, या फिर उनके लिए जो बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, स्वनिधि योजना है या पीएम आवास योजना है, वो ज्यादा कारगर है? लेकिन अगर आप गढ़ की बात करेंगे तो जो सिंपैथी वोट था वो पहले था, अभी वो कितना कारगर है उस पर ही जो भी रिजल्ट आएगा समझ लीजिए। अगर रिजल्ट डिंपल यादव के फेवर में आता है और भारी मतों से वो जीतती हैं, तो ये समझा जाएगा कि ये मुलायम सिंह यादव का गढ़ है और यहाँ पर आगे भी किसी और दल के लिए शायद जीतना बड़ा ही मुश्किल माना जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंस कम होता है, तो ये माना जाएगा कि राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर रहा और बेनिफिशियरी स्कीम्स ने काम किया है। जी, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। राम मंदिर के बारे में मैं पूछना चाहता था। अब बदायूं चलते हैं, कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं। और अभिषेक, आप बताइए बदायूं से, और मेरा आपसे भी वही सवाल होगा, राम मंदिर का कोई असर आपको जमीन पर दिखाई दे रहा है या नहीं, और आज का दिन आप किसके नाम करेंगे? देखिए सुधीर जी, 10 सीटें हैं आज इस तीसरे चरण के मतदान में और 8 सीटें बीजेपी के समाजवादी पार्टी के पास थी, एक संबल और दूसरी मैनपुरी। आज कई सीटों हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो जमीन पर जो ग्राउंड की स्थिति है वो साफ साफ ये दिखाई देता है कि जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जिस तरीके से मोदी को लेकर के जो एक नॉन यादव ओबीसी और साथ साथ सवर्णों में और खास करके जो बीजेपी का वोटर है वो अपनी तरीके से पूरी तरीके से पोलराइज है। अब आप आप दूसरे मुद्दों को भी मान सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जब आप बूथ पर होते हैं और लंबी कतारें देखते हैं तो उसमें दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो एक लोगों का एक मत साफ दिखाई देता है वो बिल्कुल दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जितने बाकी मुद्दे हैं, चाहे वो आप इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हो या जो उत्तर प्रदेश में ये में भी उतना ही करंट दिखाई दे रहा है, खास करके तब जब ये मुद्दा ज्यादा गर्मा रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से अग्रेसिव तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसका दूसरी तरफ भी एक करंट दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि राम मंदिर को लेकर बड़ा ही सेटल्ड वोट है, वो आराम से बीजेपी की तरफ है, बोलने की उसमें जरूरत नहीं है। हाँ, वो जो अति पिछड़े वोट हैं, वो जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास के वोट हैं, वो जो सवर्णों और व्यापारियों और जो बीजेपी का अपना शहरी वोट है, वो उसके साथ मुस्तैदी से खड़ा है। ये जरूर है कि कुछ सीटों पर, चाहे आप फतेहपुर सीकरी ले लीजिए, इस तरह के जो चाहे आज आंवला ले लीजिए, जहां पर कैंडिडेट को लेकर के बातें निकली हैं या कैंडिडेट पसंद नहीं है, एटा ले लीजिए, वहां पर उसको लेकर के नाराजगी दिखी है। लेकिन पिछली बार 8 सीटें थी, 2 समाजवादी पार्टी के पास थी। इस बार कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला है, लेकिन मोर और लेस उसके आसपास ही सीटें आ सकती हैं। जी, अब चलते हैं हम महाराष्ट्र के बारामती से विद्या हमारे साथ हैं। और विद्या, महाराष्ट्र में असल में जो लड़ाई है, कहा जा रहा है वो असली और नकली की लड़ाई है। और बारामती में तो देखिए, सुप्रिया सुले, शरद पवार का ये इलाका है और सुप्रिया सुले और उनकी भाभी आमने सामने हैं। ऐसा लग रहा है कि हम कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं और उसमें ननद और भाभी के आपस में झगड़ा हो रहा है। आज का दिन आप महाराष्ट्र से किसके नाम रखेंगी? सुधीर जी, अगर हम बात करें इन 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जिसमें कि आज पोलिंग हुआ है, 2019 में इनमें से 4 तो बीजेपी के पास थी और साथ ही बाकी जो थी वो शिवसेना
और एनसीपी, जो अनडिवाइडेड शिवसेना और अनडिवाइडेड एनसीपी के पास थी। लेकिन अगर इन सभी सीटों पे अगर हम इस वक्त बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट था एक डेवलपमेंट का मुद्दा। बीजेपी और साथ साथ बाकी जो साथी पार्टियां हैं वो बार बार यही कह रहे थे कि डेवलपमेंट को देखो, हमने डेवलपमेंट बहुत ज्यादा किया है। वहीं अगर आप कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की अगर आप बात करें तो ज्यादा से ज्यादा इन लोगों का यही कहना था कि ये देखो कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमें जिस तरह से तोड़ा गया है, एक इमोशनल बैकलॉग जो है वो दिखाने की कोशिश की गई थी। और ये चीज खासतौर से अगर मैं बता दूं सुधीर जी, अगर बारामती की अगर मैं बात करूं तो ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिला। बहुत सारे लोग समर्थक हैं अजीत पवार के, उनका डेवलपमेंट काम, बहुत लोगों ने ये भी कहा कि शरद पवार का नाम होगा लेकिन काम हमने अजीत पवार का देखा है। लेकिन अगर अब बात करें अगर इमोशनल एस्पेक्ट की तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का यही कहना था कि जो शरद पवार के साथ हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। इस उम्र के पड़ाव में उनको ये झेलना पड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। और इसी वजह से हमने तुतारी, जो उनका जो सिंबल है ट्रम्पेट का, उस पर वोट दिया है। तो बहुत सारी बातें इमोशनल जो अपील किया गया था एनसीपी की तरफ से वो हमें जरूर देखने को मिली। लेकिन डेवलपमेंट का मुद्दा, अगर हम यंगस्टर्स, क्योंकि हमने कई सारे यंगस्टर्स से भी बात किया था, यंग लोगों से जो पहली टाइम वोट करने जा रहे थे, उनका यही कहना था कि शरद पवार और बड़े बड़े दिग्गज नेता भले ही जो हों, लेकिन हमने मोदी का डेवलपमेंट देखा है, हमने यहाँ पर जो डेवलपमेंट देखा। खासतौर से आपको बता दूं, मैं मालेगांव जहाँ पे शरद पवार खुद वोट किए थे, वहां पे कुछ मुस्लिम लड़कों से मैंने ऐसी बात किया और उनका यही कहना था कि मोदी ने जो डेवलपमेंट किया है वो अगर हम देखें तो उसके सामने शरद पवार और ये सुनेत्रा पवार और अजीत पवार की लड़ाई कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे जो सपोर्टर्स हमें मिले यहाँ पर, जो डेवलपमेंट के मुद्दे पर कई सारे लोगों को वोट करते रहे थे। वहीं इमोशनल अपील का जो आप कह लीजिए गुगली जो खेला था शिवसेना और एनसीपी ने, वो भी कुछ काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक कट टू कट बैटल जरूर यहाँ देखने को मिली है इस वक्त। जी, और आगे बढ़ने से पहले हम आपका परिचय अपने बहुत ही खास मेहमान से कराना चाहते हैं। हमारे साथ हैं इस समय प्रदीप गुप्ता, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक्सिस माई इंडिया के, देश के इस समय सबसे बड़े चुनावी एक्सपर्ट हैं। और ये जो भी बोलते हैं उसी को लेकर ये ट्रेंड होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेंड होने के लिए और ट्रोल होने के लिए तैयार हैं आप? मैं सुधीर जी बिल्कुल तैयार हूं। और मैं क्या बोलूं आपको, जैसे असेसमेंट बताने के लिए उससे पहले डर तो नहीं रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं बहुत डरता हूं, मैं जनता से डरता हूं। पिछली बार आप बहुत डर रहे थे। मैं बड़ी विनम्रता से लोगों को हमेशा ये कहता हूं कि देखो, एक्सिस माई इंडिया जो है हमेशा पोस्ट पोल स्टडी करती है। तो अभी करीब करीब आधे लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, आधों के करीब करीब बाकी है। तो मैं ये कहता हूं कि पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा और इंतजार करते हैं नंबरों के लिए। इंटरवल हुआ है, हमने फर्स्ट हाफ देख लिया है फिल्म का और अभी इंटरवल के बाद सेकंड हाफ देखने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे बात करूंगा, एक बार जल्दी से रायपुर चलते हैं और सुमी पटेल हमारे साथ हैं। और सुमी, आप हमें बताइए, रायपुर से छत्तीसगढ़ की जो तस्वीर है इस समय कैसी दिख रही है आपको? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ हमेशा से ही बीजेपी स्ट्रांग होल्ड रहा है। 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, 2014 में 11 में से 10 सीटें थी, 2019 में 11 में से 9 सीटें आई, क्योंकि उस समय कांग्रेस स्टेट में रूलिंग में आ गया था। 2024 की बात करें तो डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि तो रूलिंग बीजेपी है, तो इस बार ज्यादा प्रेशर है विष्णुदेव साय के गवर्नमेंट पे कि उनको पूरी 11 की 11 लेके आनी है। पिछले बार देखा जाए तो बस्तर की जो ट्राइबल सीट है और कोरबा की ट्राइबल सीट, ये दोनों, कोरबा की जो सामान्य सीट है, ये दोनों कांग्रेस के पल्ले पर गई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी काफी स्ट्रांग नजर आई और यह है कि कांग्रेस काफी धाराशायी नजर आई। कांग्रेस को जो कैंडिडेट थे बड़े अच्छे से उतारे गए थे, कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए उतारे गए थे, लेकिन जो लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस देखी गई कांग्रेस में वो काफी ग्राउंड लेवल पर भी महसूस की गई। लेकिन रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा कि रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था जो लोगों के मन में था। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा जो उभर के आया वो श्री राम का था, मोदी का था। जगह जगह जाए तो नॉन इशू, जैसे कि श्री राम पर वोट किए गए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किए गए, तो ये दो सबसे बड़े मुद्दे थे। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ ऐसे इश्यूज है जो छत्तीसगढ़ में लोगों के बीच में एक डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन गए, तो वो एक रिजर्वेशन का भी था और कॉन्स्टिट्यूशन का भी था। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा टेस्ट विष्णुदेव साय गवर्नमेंट के लिए है कि वो कितना अपना मैनेजमेंट कर पाते हैं, कितने वोट्स इस बार वो ला पाते हैं। क्या 11 की 11 स्वीप होगी या 1-2 सीट इस बार भी शायद कांग्रेस को जाने की उम्मीद बताई जा रही है। जी, नए मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें होमवर्क ये भी मिला होगा कि आपका टास्क आपको दिया जाता है कि आप
100% सीटें आप जीतिए, तो इसलिए पूरा जोर तो लगाएंगे ही। इससे पहले कि हम पश्चिम बंगाल चलें, मालदा चलें, सूर्याग्नि रॉय के पास, एक सवाल हम प्रदीप जी से जानना चाहेंगे। प्रदीप जी, जब चुनावी एक्सपर्ट से बात करते हैं और कई लोगों से विपक्ष में बात करते तो कहते हैं कि अरे राम मंदिर का तो मुद्दा चल ही नहीं रहा है, शुरू में ऐसा ही लगा, लेकिन जब हम अपने संवाददाताओं से बात कर रहे हैं जमीन पर, तो सब ये कह रहे हैं कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। मैं आपसे कह रहा हूं आप सीटें मत बताइए, लेकिन ये बताइए कि ये राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी को मदद कर रहा है या नहीं। देखिए सुधीर जी, कोई भी जो मुद्दे होते हैं इंक्लूडिंग राम मंदिर के मुद्दे, वो कितने लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। रह गई बात राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बीजेपी का जो वोटर है, सबसे बड़ा जो चंक है जो वोटरों का, बीजेपी के वोटर के भी अंदर बीजेपी का वोटर, उसको राम मंदिर का मुद्दा जरूर प्रभावित करता है इन द सेंस, क्योंकि 1980 और 85 के बाद से लगातार बीजेपी ने ये मुद्दे को उठाया था और उन्होंने अच्छी खासी उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद सफलता भी हासिल की। परिवार में इस मुद्दे ने जगह पहले ही बना ली थी। इसका लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि बीजेपी लगातार अपने मैनिफेस्टो और अपने वादों में लेके तो आती रही है। हिसाब से बीजेपी को इसका फायदा होगा? नहीं, जरूर फायदा होगा, बस सवाल ये उठता है कि कितना होगा। ये एक सवाल हो सकता है, बट फायदा होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अभी हमारे साथ सूर्याग्नि रॉय हैं मालदा से। सूर्याग्नि, आप एक ऐसे जगह पर हैं जो एक फ्लैश पॉइंट है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। आज आप हमें बताइए, आज का दिन आप किसे देंगे, टीएमसी को या बीजेपी को? देखिए, मालदा और मुर्शिदाबाद, ये दोनों क्षेत्रों में जो आज पोलिंग हुई है, ये कह दे कि सिर्फ मात्र बीजेपी और तृणमूल का ही फ्लैश पॉइंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे कांग्रेस और लेफ्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। क्योंकि मालदा मुर्शिदाबाद ट्रेडिशनली कांग्रेस का बेस्टियन माना जाता था, लेकिन 2019 से हमने देखा है कि कैसे बीजेपी ने वहां पे इनरोड्स बनाए और फिर तृणमूल कांग्रेस ने भी वहां पे सीट जीते। और 2021 में जिस मालदा और मुर्शिदाबाद को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, जैसे पहले मैंने कहा, वहां से कांग्रेस एक भी सीट जीत नहीं पाई। तो यहां पे एक त्रिकोणा फाइट है, कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ है, इकट्ठा है। वो अपने आप को खुद को इंडिया अलायंस बताती है और वो ममता बनर्जी के खिलाफ भी है और बीजेपी के खिलाफ भी है। तो त्रिकोणा फाइट है यहाँ पे, इसीलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। सुधीर जी, मुद्दों की बात अगर करें तो एक चीज पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आपको समझनी होगी कि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या वोटर को ममता बनर्जी के चेहरे को देख के तृणमूल को वोट देना है या फिर उस तृणमूल को वोट नहीं देना। अगर यही एक मेजर फैक्टर है यहाँ पे जिसको देख के मतदान, फिलहाल जितना भी हम लोगों ने देखा है उसी को देखते हुए मतदान जो है वो किया जा रहा है। इसका रिजल्ट किस तरफ जाएगा ये कहना बहुत ही शायद मुश्किल हो जाएगा पहले 3 चरणों में, लेकिन फैक्टर जैसे मैंने कह दिया कि ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल में फिलहाल सबसे बड़ा फैक्टर है कि क्या उनके पार्टी को वोट दिया जाए, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी भंडार जैसे ऐसे स्कीम्स, हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की नरेंद्र मोदी हैं। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आज दिन भर आपने बहुत मेहनत की है। दिन भर इस भरी गर्मी में, तपती धूप में आप बाहर रहे, सड़कों पर रहे, पोलिंग बूथ्स पर रहे और आपने इस देश का सबसे बेहतरीन राजनीतिक विश्लेषण हमारे दर्शकों को दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगले चरण की वोटिंग के दिन आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। प्रदीप जी, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट हैं अभी, बहुत 4 मिनट का हमें पूरा फायदा उठाना है आपसे। पहला तो ये कि फर्स्ट हाफ इस फिल्म का खत्म हो चुका है जी। कुछ हमें बताइए फर्स्ट हाफ के बारे में। ये फिल्म कैसी चल रही है? कांटे की टक्कर है, इसमें सस्पेंस है, या ये एक ऐसी फिल्म है जिसके डायलॉग और स्टोरी पहले से ही पता है सबको? देखिए, देश बहुत बड़ा है और जैसे आपने कहा आधी फिल्म हो चुकी है, तो मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। देश के अंदर 5-6 राज्य ऐसे हैं जो पूरा का पूरा लब्बो लबाज रखते हैं और जिसको हम निर्णायक कहते हैं, और बहुत बड़े बड़े राज्य हैं। मैं सबके एक्स फैक्टर को बताता हूं, राजनीतिक समीकरण बताने की कोशिश करता हूं, आप उससे अंदाजा लगा पाएंगे कि ये किस दिशा में जा सकता है चुनाव। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात कर लें। उत्तर प्रदेश के अंदर
बीएसपी का प्रदर्शन कैसा रहता है और कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन क्या कुछ कर पाता है, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि बीएसपी का जो पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, इसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक। दूसरा आते हैं महाराष्ट्र 48 सीट, दूसरे नंबर का स्टेट, उसमें रीजनल प्ले करता है, यानी रीजन में भी रीजनल प्ले। आप यदि विदर्भ में जाएंगे, खानदेश में जाएंगे तो कुणबी और दलित बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप मराठवाड़ा और सदर्न महाराष्ट्र में जाएंगे जहां पे कि आज चुनाव थे, वहां पर सारा का सारा खेल है कि मराठास कैसे वोट करते हैं। और पर्सनालिटी पूरे के पूरे महाराष्ट्र में यदि 35 डिस्ट्रिक्ट होंगे तो 35 के 35 के अंदर एक अच्छी खासी बड़ी राजनीतिक दखलंदाजी रखने वाला व्यक्तित्व होगा और उसके आधार पर लोग वोट करते हैं। उसी के कारण पिछले 40 साल में एक बार भी एक पार्टी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर नहीं बनी है। आप उससे रीजनल छत्रत की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक। अब आप आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट बिहार स्टेट में। बिहार में हम सब देख रहे हैं कि वहां पर दो गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए। उसमें सबसे बड़ा खास बात है जो हम उस भाषा में कहते हैं, जो जोकर वाला हिस्सा है, वो है नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार की वो वर्चस्व है जो कि 5 साल पहले था, उसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। ये बात हो गई बिहार की। तो ये जो, और अब आप आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो इस बार जो है आंध्र प्रदेश में एनडीए का गठबंधन हुआ है और टीडीपी के साथ गठबंधन हुआ है और जनसेना के साथ गठबंधन हुआ है, जेएसपी के साथ। तो अब आप ये देखिए कि वहां पर भी जो है विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, वहां पे महिला अलग तरीके से वोट करती है, पुरुष अलग तरीके से वोट करते हैं और रूरल में हिसाब अलग होता है। हमारे पास 1 मिनट और बचा है। आपका पूरा विश्लेषण इफ्स और बट्स पर है जी। फर्स्ट राउंड हो चुका है, फर्स्ट जो है हाफ, कुछ तो बताइए। हमारे दर्शक डिसअपॉइंट हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार आ रहे हैं? कम से कम सीटें भी हुई तो भी इतनी हो जाएंगी कि सरकार बन जाएगी, या आप कोई बहुत बड़ा उलटफेर देख रहे हैं? नहीं, मैं बहुत बड़ा उलटफेर तो कम से कम नहीं देख रहा हूं, इतना जरूर मैं कह सकता हूं। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है एक्सेस माई इंडिया में कि जब तक लास्ट वोट ना पड़ जाए, जब तक मेरे को नंबर मुझे ही नहीं पता तो मैं कैसे, तो बड़ी विनम्रता से साथ मैं आपको और आपके दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती करके कहता हूं, जो मेरे पास आज है नहीं, मैं आपको कैसे बता दूं। जी, लेकिन मैं आपकी जो लाइन पकड़ूंगा वो यही है जो आप कह रहे हैं कि कोई अप्रत्याशित इस तरह का नतीजा आपको दिखाई नहीं दे रहा है अभी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा ऐसा उलटफेर हो जाएगा या वो हो जाएगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। यानी एक ऐसी फिल्म है जिसकी स्क्रिप्ट और डायलॉग हमें पता है पहले से? ये पता तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि क्या होता है, चुनाव होता है कि इनकम्बेंट और इनकम्बेंट नहीं तो विकल्प। विकल्पों का पूरा हिस्सा। यदि आपके पास अच्छा क्रेडिबल विकल्प है तो लोग अमूमन चले जाते हैं, लेकिन यदि आपके पास विकल्प नहीं है तो उन्हीं के साथ बढ़ते रहते हैं जिनके साथ। अच्छा, अब ये बताइए, सोशल मीडिया पर जब हम देखते हैं तो पूरा माहौल एकदम अलग लगता है, इतने कयास लगाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। और जब जमीन पर जाते हैं, आप जमीन के व्यक्ति हैं और मैं सोशल मीडिया का माहौल आपको बता रहा हूं, व्यूज और ट्रेंड कर रहा है कुछ, आपको लग रहा है कि इन दोनों में बहुत अंतर है? सोशल मीडिया का माहौल, यूट्यूब का माहौल और जमीन में जहां वोटर खड़ा है वहां का माहौल? देखिए, सोशल मीडिया जो है आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं का अस्त्र और शस्त्र बना हुआ है। तो आप जो भी कुछ सोशल मीडिया में देख रहे हैं वो ज्यादा करके पार्टी और नेताओं की राय है जो कि स्प्रेड या उसको वो प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां तक रह गई बात कि चुनाव का निर्णय क्या होगा या रिजल्ट क्या आएगा, मैं नहीं मानता कहीं से भी कि उसमें सोशल मीडिया का कुछ भी लेना देना है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बड़ी बात कही है। छोटा सा आखिरी सवाल आपसे हम अब ये जानना चाहेंगे कि अभी तक जो आपने देखा है, आप ये कह रहे हैं कि भाई कोई मैं अप्रत्याशित नतीजे नहीं देख रहा हूं, क्या आप तीसरी बार मोदी को देख रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? मैं इसमें अभी कमेंट नहीं करूंगा, वो एक ही बात हो जाएगी कि रिजल्ट क्या है। तो उसके लिए मैं कहूंगा वापस हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ इंतजार करते हैं। उसके लिए सब लोग बीजेपी की टैली के का हिसाब लगाने में लगे हैं, बीजेपी कितनी आएंगी इतनी आएंगी। इंडिया गठबंधन की बात कोई नहीं कर रहा। आप इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन कैसा देखते हैं, कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा देखते हैं? भाई उसकी टैली भी तो देख लें। हाँ, बिल्कुल सही है। उसमें आप इसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी ने 95%
या 100% का स्ट्राइक रेट दिया था, उसमें करीब 257 सीटें थी, 19 ही केवल सीटें 257 में से विपक्ष ने दी थी। दूसरा हिस्सा था यूपी, आपके असम और बंगाल, जहां पे कि बीजेपी ने 60% के करीब सीटें जीती थी, वहां पे 40% का स्कोप बचता है। इन राज्यों में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, असम, इन राज्यों में करीब करीब 195 सीटें थी और बीजेपी ने 60%। जो तीसरा सेक्शन बनता है वो आपके क्वेश्चन को हद तक आंसर करता है, जहां पे कि 5 राज्य ऐसे थे कि जिसमें कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, जहां पे बीजेपी ने, केरला, करीब करीब 2 से 4 सीटें जीती थी गठबंधन के साथ। तो जो आपका सवाल था कि कांग्रेस जिन राज्यों में 10 सेकंड में, हाँ, कांग्रेस जिन राज्यों में 1-on-1 बीजेपी के साथ है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा अंतर पैदा कर पा रही है। 50-52 से ऊपर जाएगी, उतनी रहेगी, नीचे नहीं, नंबर का मैं वापस नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि रीजनल छत्रप पार्टियों के प्रदर्शन के ऊपर इंडिया गठबंधन का सारा दारोमदार है, यदि वो अच्छा करता है या खराब करता है। जी, तो प्रदीप जी, आप डर तो नहीं रहे ना किसी से? नहीं, डरना किस बात का है, डरना किसी बात का नहीं है। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जितना बता सकते थे, जितने करीब हमें ले जा सकते थे, आपने पूरी कोशिश की। 4 जून को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। 1 जून को एग्जिट पोल 1 जून को 6 बजे एक्सेस माई इंडिया आज तक का एग्जिट पोल आएगा, और अमूमन जो है वो एग्जिट पोल में तब्दील हुआ है, तो हम उसको हमेशा कहते हैं परिणाम के पहले परिणाम। तो 1 जून को ही प्रदीप जी आपको बता देंगे कि क्या हो रहा है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, और तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और किसी की मीठी बातों और चालाकी को अपनी सूझबूझ पर हावी ना होने दें, क्योंकि धोखे की खासियत यही होती है कि ये यकीन के साथ मुफ्त मिलता है। नमस्कार।